प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो मेन बात होती है इसको समझना कि प्रिंसिपल कहता क्या है। देखो हमारे पास कोई भी एटम है ना, ये मेरे पास एटम है। अब इसको समझ लीजिएगा, ये मेरे पास एक एटम है। अब प्रिंसिपल 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, एक होता है वेवलेंथ के हवाले से, एक होता है फ्रीक्वेंसी के हवाले से। इन दोनों में से किसी हवाले से भी आप प्रिंसिपल लिख सकते हो। मैं दोनों के हवाले से बता दूंगा, सही, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इन्वर्स का रिलेशनशिप है। मतलब जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उतनी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतनी फ्रीक्वेंसी कम। कैसे पता चला? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, E = H न्यू। ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट का रिलेशनशिप है। और इसी तरह एक फार्मूला पढ़ा होगा hc/λ। यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स का रिलेशनशिप है। मतलब यहाँ पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे एनर्जी फ्रीक्वेंसी के और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो F से, यानी H न्यू। ये वाली चीज़ दोबारा फिर बन जाएगी। यानी स्पीड ऑफ लाइट तो बेशक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल है, एक्स रेज है, कॉस्मिक रेज है, कोई भी रेज है, उनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। वो कितनी होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हो तो ये 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये था जी हमारे पास एक बेसिक सी चीज़ जो कि आपको आनी चाहिए। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है? इन्वर्स है। फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब देखो मेरे पास ना एक एटम है। अब इसमें से मैंने रेडिएशंस पास करनी है और इसने एब्जॉर्ब करनी है। अब कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यही इसकी बेसिक प्रिंसिपल क्या था, जिसके ऊपर पूरी की पूरी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुनियाद है। कहता हम मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली रेडिएशन को यहाँ से गुजारते हैं, या मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को यहाँ से गुजारेंगे। गुजारने के बाद एटम एक्साइट होकर आउटर शेल में चला जाता है। कौन सी वेवलेंथ को या कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के बिल्कुल इक्वल होगी, जिसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के बिल्कुल इक्वल होगी, वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, वही रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी। तो इसका पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसका जो प्रिंसिपल लिखेंगे वो फ्रीक्वेंसी के हवाले से होगा। फ्रीक्वेंसी के हवाले से होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल। यही बात आपने याद रखनी है कि हमेशा वेवलेंथ वही एब्जॉर्ब होती है, रेडिएशन वही एब्जॉर्ब होंगी जिनका इसके और इसके दो एनर्जी गैप जो हैं, दो एनर्जी लेवल्स जो हैं, इनके दरमियान का जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी ये एनर्जी डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा E = E2 - E1। E2 - E1। E2 क्या होता है? इस एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी, और E1 होता है इस ऑर्बिट की एनर्जी। इन दोनों को माइनस करोगे हमारे पास चेंज इन एनर्जी, यानी इन दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है वो आ जाता है। अगर आप इतने एनर्जी के डिफरेंस वाली वेवलेंथ लाइट गुजारते हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो चलो प्रिंसिपल लिखते हैं। इफ़ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ मोनोक्रोमेटिक, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ इंटेंसिटी या लाइट ऑफ इंटेंसिटी, मैं सपोज कर रहा था उसकी इंटेंसिटी I0 है। क्या इंटेंसिटी? I0 एंड फ्रीक्वेंसी V, वैसे V नहीं है, न्यू है। एंड फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी न्यू। इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके V डाल देना होता है, न्यू। पास थ्रू द सैंपल, इसको अगर हम सैंपल में से पास करवाते हैं तो पास थ्रू द सैंपल, थ्रू द सैंपल, जब इसको सैंपल में से पास करवाया जाता है कंटेनिंग ग्राउंड स्टेट एटम, जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट एटम हो। ग्राउंड स्टेट एटम कौन सा होता है? जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन अभी बाहर यानी एक्साइट ना हो, उसने एनर्जी जज़ब ना की हो। कंटेनिंग ग्राउंड स्टेट एटम, ग्राउंड स्टेट एटम, जिसमें ग्राउंड स्टेट एटम्स मौजूद हों, कैन एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ लाइट, कैन एब्जॉर्ब अ पार्ट ऑफ लाइट, पार्ट ऑफ लाइट, वो कुछ हिस्सा लाइट का जज़ब कर लेता है। वूज फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी मैच, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, विद द फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है किसकी फ्रीक्वेंसी से? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही होगी, तो आपका वो रेडिएशन जज़ब हो जाएगी। जैसे ही वो रेडिएशन जज़ब होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में चला जाएगा। जब ये वाला काम होता है ना, आपका इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे सिंपल बनाता हूँ, ये मेरे पास एक एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी जज़ब की है, तो
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में मूव कर गया, बाहर वाले शेल में मूव कर गया। अब यहाँ पे जब मूव करके गया है, इसको हम नाम देते हैं एक्साइटेड एटम। क्या नाम दे रहे होते हैं? एक्साइटेड एटम का नाम दे रहे होते हैं। जब ये दोबारा फिर यहाँ से यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है? एनर्जी को दोबारा फिर एमिट करता है। सही, यानी कि याद रखिए जो एक्साइटेड एटम होता है ये स्टेबल नहीं होता। ये क्या नहीं होता? कभी भी स्टेबल नहीं होगा। हमेशा स्टेबल चीज़ तब होती है जब उसकी एनर्जी मिनिमाइज हो, बहुत कम हो। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, हमने मुख्तलिफ रेडिएशन या मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली यहाँ से लाइट गुजारी, सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जज़ब हुई जिसकी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रॉन से मिलती थी। यानी कि सिंपल बात और ज़्यादा कहूँ, वो एनर्जी वाली लाइट जज़ब हुई है जिसकी एनर्जी डिफरेंस इस एनर्जी डिफरेंस या इस एनर्जी गैप के बराबर होगा। बाकी सारी की सारी इसमें से वैसे की वैसे गुजर जाएंगी। अच्छा, ये जो अब कितनी लाइट एब्जॉर्ब होगी ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ये चीज़ हमारे पास होती है, एक फार्मूला है जो कि बेयर लैम्बर्ट लॉ में हमने प्रूव भी किया हुआ। ये बराबर होता है आई इज़ इक्वल टू आई, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, एक्चुअल इंटेंसिटी रेज टू पावर ए बी सी। ये हमारे पास ए बी सी की जगह पे आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। बाद दफ़ा एप्सिलॉन लिखा जाए कांस्टेंट है, याद रखिएगा। ये एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट होता है। से क्या होता है? एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट। आई हमारे पास क्या आई है? कितनी लाइट, देखो मैंने ये एक सैंपल है, इस सैंपल में से लाइट को पास किया और यहाँ से दो रेडिएशन बाहर आ गई, एक रेडिएशन जज़ब हुई। जो रेडिएशन जज़ब हुई है ये वो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन, कितनी रेडिएशन जज़ब हुई है उसकी इंटेंसिटी है। आई नोट क्या है? आई नोट जो यहाँ से आप पास कर रहे हो इसको हम आई नोट कहते हैं, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या हमारे पास है? टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन होता है एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट। ये हर एक मटेरियल के लिए लागू होता है। एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसके बाद बी क्या है? बी हमारे पास देखो इसकी लेंथ कितनी है, जिस सेल में से आप पास कर रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, यानी आपका सैंपल की टोटल लेंथ कितनी है। देखो मैंने इतने सेल में से लिया हुआ है, इसमें से पास करवाता हूँ, इसमें सैंपल लिया हुआ है। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ सैंपल, ये सैंपल की लेंथ है। इसके बाद सी क्या है? इसके अंदर कितना सैंपल की कंसंट्रेशन मौजूद है। सी क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। लिख दो जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल। ये हमारे पास सैंपल की कंसंट्रेशन होती है। इसके अलावा हम एब्जॉर्बेंस को निकालना हो ना, एब्जॉर्बेंस याद रखिएगा, एब्जॉर्बेंस बराबर होती है ए जो लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब इंटेंसिटी, उसका लॉग ले लो, और ये चीज़ बराबर होती है ए बी सी। ए की जगह आप बेशक एप्सिलॉन लिख लो, सही, आप बेशक एप्सिलॉन लिख लो या ए लिख लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर ये मुख्तलिफ लिखा, बी की जगह आप बास बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ एक्सप्रेशन एप्सिलॉन सी एल ये भी लिखा हुआ है। ये सिंपल बात होती है, ये एप्सिलॉन एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन है, लेंथ है। आप कुछ भी लिख सकते हो, याद रखिए, लेकिन आपको साथ मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ लिखी है ये है क्या, जो आपने चीज़ लिखी है ये है क्या। बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब देखो आप लाइट को पास करवाते हो यहाँ से, ये हमारे पास सैंपल है, इसके अंदर मैं कहता हूँ सपोज किया कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम्स हैं। क्या है? 10 एटम्स है। मैंने यहाँ से लाइट पास करवाई है, मैंने यहाँ से लाइट पास कराई है। लाइट पास कराने कुछ लाइट यहाँ पे जज़ब होगी। अब इनमें से कुछ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे। याद रखिएगा, सारे के सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, सारे के सारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गए हैं, ये भी तो हो सकता है, कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गए हैं उसको हम मालूम करने के लिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, जो कि हमें बता रहा होता है कि आपके कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए और कितने आपके एटम ग्राउंड स्टेट में मौजूद हैं। सही है। टू फाइंड द रेशो बिटवीन एक्साइटेड एटम
excited atoms and ground state atom. ground state atom और excited atom के दरमियान रेशो को मालूम करने के लिए we use Maxwell distribution law. Maxwell distribution ला। याद रखिएगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ला जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लास्ट वाली फॉर्म लिखेंगे जो उसने सारी की सारी कैलकुलेशन करके डेरिवेशन करके निकाली थी, वो लास्ट वाली फॉर्म है जी एन यू ओवर एन नॉट, एन यू ओवर एन नॉट, ये यू है, इज इक्वल टू जी यू ओवर जी नॉट ई रेज टू पावर, यानी एक्सपोनेंशियल है, माइनस ई यू माइनस ई नॉट मल्टीप्लाई बाय के टी, यानी ये सारी की सारी चीज़ पावर में है, किसकी, एक्सपोनेंशियल की पावर में। अब यहाँ पे एन यू क्या है, यहाँ पे याद रखिए जहाँ जहाँ पे यू लिखा हुआ है ना, ये है अपर स्टेट का मतलब ये एक्साइटेड स्टेट है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब करेंगे, जज़ब करने के बाद आपके कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन अपर स्टेट में चले जाएंगे, यानी एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एन यू क्या है, एन यू है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अपर स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अपर स्टेट, अपर स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। एन ओ क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन लोअर स्टेट, ये लोअर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है जी यू, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल वेट होता है, यानी अपर लेवल में कितने एटम्स गए हैं उनका वेट क्या है, ये क्या है, स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ अपर स्टेट एटम्स, जहाँ पर यू है अपर होता है, अपर स्टेट एटम्स का स्टैटिस्टिकल वेट क्या है, जी ओ क्या है, स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ लोअर स्टेट एटम्स, ई यू क्या है, एनर्जी ऑफ अपर स्टेट एटम, ई यू क्या है, एनर्जी ऑफ अपर स्टेट एटम, अपर स्टेट एटम, और ई नॉट क्या है, एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट एटम्स। और इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ रह जाती है के, क्या है, के आपको पता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मैं यहीं भी लिख देता हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर था जी हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन। इसका यूज़ हमारे बेसिक लेवल पे, एमएससी लेवल पे नहीं है, अगर आप हायर लेवल पे जाते हो, आप स्पेशलाइजेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करते हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, इक्वेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, ये छोटी सी लाइन है, याद रख लीजिएगा। जब हम मुख्तलिफ रेडिएशन को एटम के ऊपर गिराते हैं तो कुछ रेडिएशन जज़ब हो जाती हैं, कौन सी रेडिएशन जज़ब होगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है, या फिर वो रेडिएशन जज़ब होगी जिनका एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर होगा। तो यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।